हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बड़ौदा उपचुनाव के रण को जीतने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्शन प्लान तैयार किया है। धुआंधार प्रचार हम मुख्यमंत्री की तरफ से देख रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जिस अंदाज में वो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में लोग उनको सुन रहे हैं, ये दिख रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में इस चुनावी रुख ने एकदम से नया मोड़ ले लिया है। बड़ौदा उपचुनाव का अंतिम चरण का प्रचार काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आखिरी समय में सीएम ने अपने धुआंधार प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बात करें 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की, तो यहां सीएम ने जमकर योगेश्वर के समर्थन में प्रचार किया। 29 अक्टूबर में सीएम ने बड़ौदा के 5 गांवों कथूरा, धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी में प्रचार कर योगेश्वर के पक्ष में माहौल बनाया। इस मौके पर सीएम ने जनता से जाति पाति से ऊपर उठकर योगेश्वर दत्त को जिताने की मनोहर अपील की। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं सीएम के 29 अक्टूबर को हुए प्रोग्राम पर। प्रचार का अंतिम चरण 29 अक्टूबर को सीएम की जनसभा कथुरा, धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी। उधर आज भी सीएम मनोहर लाल ने योगेश्वर दत्त के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की और 5 गांवों में गठबंधन की साझा रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आज सीएम ने कहां जनसभाओं को संबोधित किया। राजघराना, मुंडलाना, शामड़ी, भैंसवाल, जसराना। राजघराना आज के दौरे में सीएम सबसे पहले राजघराने पहुंचे, जहां उन्होंने योगेश्वर के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद अंग्रेजों के बाद 50 साल से ज्यादा राज किया। इन्होंने भी अंग्रेजों की तरह फूट डालने और जाति पाति को फैलाने का काम किया है। दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। वहीं अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किए और कहा कि हुड्डा कहते हैं चाबी उनके पास है। मैं कहता हूं सोनिया ने स्टीयरिंग देकर सुरजेवाला को बिहार भेज दिया और आखिरी रात को शैलजा ने उम्मीदवार बदल दिया। अब तो हुड्डा की चुनाव के बाद मिली हुई गद्दी भी जाने वाली है कि उम्मीदवार तो आज हारा है, मगर रातों रात फिर उम्मीदवार बदला क्यों? इसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुड्डा जी तो कहते हैं चाबी मेरे पास है गाड़ी, मगर जब उन गाड़ी की चाबी बात करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसको देके सोनिया ने बिहार भेज दिया? रणदीप को। टिकट रात को किसने बदली? शैलजा ने। तो आज तो ये हालत है और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जो लोग ताकत की बात करते हैं, इस उपचुनाव के बाद शायद वो चाबी भी और वो गद्दी भी सारी सोनिया गांधी जी उनके हाथ से छीनने का काम। मुंडलाना। उधर मुंडलाना में भी सीएम ने मनोहर सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और बताया कि यहां पानी की समस्या जैसी मुश्किलों का निदान मनोहर सरकार ने करवाया। मुझे पता है यहाँ इस मुंडलाना और इस इलाके के गांव में पीने के पानी की समस्या, जिसका जिक्र अभी पूर्व वक्ता कर रहे थे कि 5-5 ट्यूबवेल यहाँ लगे हैं। लगे कि नहीं लगे भाइयों? लगे हैं। इस इलाके में सिंचाई के पानी की भी समस्या मुझे उस समय बताई थी आप लोगों ने। 2 रजवायों की बात की थी कि एक रजवाया का पानी जाता है, दूसरे का नहीं जाता, इधर से खोल के इधर जोड़ दो। अब मुझे ठीक से वो नाम याद नहीं। अब वो काम हमने बता दिया डिपार्टमेंट को, उन्होंने अपनी योजना प्लानिंग सब बना ली है और वो भी सिंचाई वाली समस्या भी आपकी समाप्त कुछ हो गई होगी, कुछ और हो जाएगी। शामड़ी। सीएम मनोहर लाल इसके बाद शामड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। 1 साल हो गया, 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है।
भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आमदन डबल करनी है, तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। भैंसवाल। सीएम मनोहर लाल ने आज अंतिम दौर में भैंसवाल में भी जनसभा को संबोधित किया और योगेश्वर दत्त को विजयी बनाने की अपील की। जसराना। भैंसवाल के बाद सीएम मनोहर लाल ने जसराना में अंतिम दौर के प्रचार में जनसभा को संबोधित किया और साझा सरकार को जनता की उम्मीदों वाली सरकार बताया। सीएम बड़ौदा के रण में मनोहर प्लान बनाकर उतरे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा पर सीएम का एक्शन प्लान भारी पड़ सकता है। सीएम की धुआंधार रैलियों ने पहले ही कांग्रेस और दूसरे दलों की नींद उड़ा दी, लेकिन परिणाम क्या रहता है ये तो 10 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक स्टूडियो में मौजूद हैं और जेजेपी प्रवक्ता दलबीर धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में मेहमान। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ेगा आगे और भी जुड़ते जाएंगे। फिलहाल 2 हैं, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। योगेश कौशिक जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ। जिस तरह का धुआंधार प्रचार आप देख रहे हैं सीएम डिप्टी सीएम की तरफ से साझा उम्मीदवार को लेकर, लग रहा है यहाँ पर कुछ कमाल होगा? ये कोई मुझे अजीब या नया नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत ही मजबूती से काम करते हैं। इन्होंने पहले 2 जेजेपी ने तो और वो दिख रहा है, वो दिखता है, वो लड़ने के मास्टर हैं। वो जेजेपी एक मतलब मैं तो कहूंगा एक बाल्यकाल अवस्था में अभी आज के दिन, लेकिन फिर भी जो जिस खूबसूरती से ये चुनाव लड़ते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने तैयार किया है वो काबिल तारीफ है। और अगर मतलब मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में ये लोग अगर अपना दम पे भी अगर कभी आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा काल में जरूर है, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा, लेकिन जो जज्बा है वो किशोर अवस्था वाली। एग्जैक्टली मैं कह तो रहा हूँ कि जब बाल्यकाल में इतना कुछ करने का जज्बा रखते हैं, काम करते हैं, तो जो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो और लोग भी जुड़ते हैं, वो समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या परिपक्वता आ रही है। और एक आधी गलतियां हर इंसान करता है, पार्टी भी करती है, वो ये खत्म करते जाएंगे धीरे धीरे अपने तजुर्बे से। तो मैं ये आज के दिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, पता नहीं लोगों को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, भविष्य का एक अच्छा दल अगर मैं समझ के चल रहा हूं तो वो जेजेपी को मान के चल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, इन सबको देख चुके हैं लोग, तो इनको मैं भविष्य का एक दल मान के चलता हूं। नंबर 1, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी और वर्किंग जो स्टाइल है उसके लेवल पे भी, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का तो ये है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर 54 गांव हैं और 1,30,000 वोट है तो इनमें इतना दम है कि 1,30,000 के पीछे 1,30,000 ही वर्कर लगा देंगे। खाली हरियाणा में एक ही चुनाव है, तो वो इनमें दम है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी तो बीजेपी के पास है, मैं वो कह तो रहा हूं ना, तो वो इनमें दम है। हाँ। अब इसके आगे थोड़ा सा अगर बढ़े तो ये मान के चलिए कि मान लिया मैंने कि ये अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, इसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन जनता की आवाज क्या कहती है ये अलग बात होती है। और जनता की आवाज जहां जहां मैं सुन रहा हूं वो जनता की आवाज ऐसी अभी तक आज तक मतलब मुझ तक नहीं आई कि जिसमें वन साइडेड मैं ये कह दूं कि जी बीजेपी नहीं, लेकिन जो धुआंधार प्रचार हम सीएम साहब की तरफ से देख रहे हैं, डिप्टी सीएम को बोलते हुए देख रहे हैं, वहां पर बॉडी लैंग्वेज लोगों की अब बदल गई है, पहले वाली अब वो नहीं रही। मूड बदल रहा है क्या जनता को? आपको ऐसा दिख रहा है? हमें तो चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। ये जो आपने बोला है, ये क्रेडिट जो आप मुख्यमंत्री को दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं। ये क्रेडिट जाता है दुष्यंत को, क्योंकि दुष्यंत जब से आके खड़े हुए हैं तब से लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदली है। आप इसे इस तरीके से बोलिएगा। अच्छा, अब ये भी क्यों है? हमें तो दोनों दिख रहे हैं, बाकी आप नहीं, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, क्योंकि यही खट्टर साहब यही थे जो पहले घूम रहे थे, यही खट्टर साहब अब आए हैं। तो क्या बदलाव आया है? टीम में एक नया चेहरा
नया चेहरा मीन्स कंपेनिंग के लिए बिल्कुल मैदान में उतरा और है। वेट कर रहे थे, और सभी वेट कर सुनिए रहे। सुनिए, हार जीत का फैसला भी वही करेगा। हार जीत का फैसला अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, जेजेपी के वोटर्स। जेजेपी को ही जाएगा, क्योंकि हम ये एनालिसिस तो कर चुके हैं कि 37,000 वोट बीजेपी के आए थे, 33,000 जेजेपी के आए थे, और अगर इनको जोड़ दें और यूं के में ट्रांसफर हो गए तो वन साइडेड विन है। लेकिन मैं ये मान पर वो यूं का यूं थोड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। और मैं वहीं पे तो आ रहा हूं ना। पर फिर भी एक विनिंग फैक्टर अगर वोट का वो अगर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दुष्यंत चौटाला कामयाब होंगे, क्योंकि बीजेपी का तो इंटैक्ट है वोट, वो बढ़ने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बढ़ेगा। ठीक है, पर जेजेपी ने अगर उनको वो मार्जिन दिला दिया जो जीत के लिए उनके लिए सफिशिएंट होगा, तो वो जेजेपी की जीत है। और उनकी जो कार्यक्षमता है, कार्यशैली है, या उनका ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी जीत मान के चलूंगा। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो हमेशा होता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। कांग्रेस में काम करने के लिए मेरा मानना है, और आप पता भी कर लेना कहीं से भी, मेरे सोर्सेज बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हुड्डा जी के अलावा उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा उन्हीं की टीम जो है भरोसे की, वो लोग तो काम कर रहे हैं। अदरवाइज चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो किरण चौधरी जी हों, मैं स्पष्ट नाम लेके बोल देता हूं, किरण चौधरी तो कहीं दिखी ही नहीं। नहीं दिखी, वो कहीं नहीं दिखी। तो इसका मतलब एक साइड पूरे हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी चुनाव लड़ रही है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम है उनका, बिल्कुल है उनका। स्टार प्रचारक में उनका भी है, शैलजा तो अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब वो लेकिन सुरजेवाला गायब है। सुरजेवाला तो बिहार बैठे हुए हैं, वो बिहार में आज डिप्टी ने कहा भी कि गाड़ी की चाबी और स्टीयरिंग लेकर वो बिहार चले गए, वो बिहार गए हुए हैं। तो वो उनको माफ किया जा सकता थोड़ा सा, वरना जेजेपी के प्रवक्ता 2 मिनट में उनको जो है पानी के लिए घेर लेंगे, इसलिए शायद उनको वहां बिठा दिया हो। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एनीवे, तो जो चुनाव अब हो रहा है, सारी जेजेपी सारी बीजेपी हरियाणा की वर्सेस हुड्डा टीम, नॉट कांग्रेस। तो अब उसमें हुड्डा जी कहां तक अपने वोट को, क्योंकि उन्हें भी बढ़ाना है, उनके 42,000 ही थे, और ये हार जीत का फैसला 42, 43, 50 तक नहीं होने वाला। ये हार जीत का फैसला होगा 65,000 प्लस। मुझे लगता है कि 65,000 प्लस जो जाएगा वो जीत के नजदीक जाता जाएगा। किसे देख रहे हैं आप? मैं अभी तक आज नहीं, मुझसे अगर परसों पूछेंगे चुनाव की वोट डलने के बाद, क्योंकि सरकार के पास बहुत कुछ ओपिनियन नहीं, एग्जिट पोल देंगे आप? हाँ, मैं उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता के जाऊंगा। आज के दिन मैं बिल्कुल कांटे की टक्कर मान के चलता हूं। चलिए, आपने पिता पुत्र का जिक्र किया, लेकिन धनखड़ साहब, डिप्टी सीएम को हमने बार बार कहते सुना, आज जहां जहां कहीं भी गए वो बाबू बेटा कह के और चाबी स्टीयरिंग का जिक्र करना नहीं भूल रहे थे, और गजब का उत्साह जब वो बोल रहे थे वो हमें दिख रहा था। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे कि चुनावी रुख हमें कहीं ना कहीं मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल हमारा कुछ और आया था, लेकिन अभी जनता मूड बदल रही है, ऐसा जान पड़ता है। अनामिका जी, बाई इलेक्शन जब भी कोई होता है तो उसमें हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। हाँ। जहां तक आपके ओपिनियन पोल की थी, अब तक मैं पिछले 5-6 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, चाहे बाई इलेक्शन जींद का हम देख लें, चाहे इलेक्शन आम इलेक्शन देख लें, तो आपके आंकड़े औरों से काफी सटीक रहे। मैं कहूँ 90% से भी ज्यादा हमने महसूस किया है कि आपके आंकड़े ठीक रहे थे। जहां तक बात बड़ौदा के चुनाव की है, बिल्कुल मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, ये चुनाव जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल की सरकार का जो हमें कम मौका मिला काम करने का कोरोना की वजह से, उसका एक रिजल्ट होगा। एक बानगी है हमारी, हम ये कहते हैं प्रदेश की जनता को, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र तो हमारे साथ है ही है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। किसानों का बुरा जब तक नहीं होगा, जब तक ताऊ देवीलाल का परिवार, दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और जननायक जनता पार्टी साथ लगी हुई है। अगर कोई थोड़ी सी भी मामूली हमें लगेगा किसानों का ठीक नहीं हो रहा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है। हम सरकार को कह सकते हैं आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप ये ठीक कीजिए। ये आम जनता की भलाई के लिए काम है, किसानों के लिए काम है। किसानों के लिए सीधा सीधा आप ये मान के चलिए, 1 महीना पहले की अगर आज से हम बात करें तो क्या बात हो रही थी, जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी क्या कहते थे, डिप्टी सीएम अगर गांव में घुस गया तो बता देंगे गांव वाले, ये गांव में नहीं घुस सकते। यहाँ के सांसद
यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम नहीं घुस सकते। और मैं तो आज, कल और आज खासकर मैं बात करूंगा, आपका चैनल का बहुत आभारी रहूंगा इस बात के लिए। हालांकि हरियाणा के सभी चैनलों ने आज कवर किया काफी हद तक, सब पार्टियों को, अकेला जेजेपी बीजेपी को नहीं, इन लोगों को भी किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी किया, आप लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी किया। एक उत्साह बनता था, पिछले मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, उत्साह बनता है। प्रदेश की जनता के साथ साथ बड़ौदा की जनता ये चाहती है, एक सीट से कांग्रेस के पहले भी 31 थे, अभी भी जीतेगी, क्या हो जाएगा, 31 हो जाएंगे। जो बार बार कह रहे सरकारों की चूड़ हिल जाएंगी, 57 सीट से हमारी 58 हो जाएंगी ना, हमारी चूड़ हिले। हमें ये है 4 साल सरकार के पास ये मौका है, वहां के हर वोटर के पास, सरकार के पास जाकर आंखें डाल के ये कह सकता है जी हमने आपको वोट दिया था बाई इलेक्शन में, हमारा भला काम आप करिए। तो एक मांगने का अधिकार, मैं कहता हूं इसमें मांगने का अधिकार आपके पास ज्यादा होगा। सरकार सब जगह बराबर काम करी, कोई शक नहीं इसमें। अब कृषि अध्यादेश जो आए थे, बिल आए थे, बने थे, सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने एक वायदा किया आपके चैनल के माध्यम से। दुष्यंत चौटाला ने साफ शब्दों में कहा अगर किसान का कोई बुरा हो यार, मंडी खत्म हुई, एमएसपी खत्म हुई, तो दुष्यंत चौटाला सबसे पहले रिजाइन कर जाएगा सरकार से। उसी फार्मूले पे माननीय मुख्यमंत्री जब बड़ौदा में गए, उन्होंने भी एक बात कर दी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी, अगर ये मंडी और जिस दिन एमएसपी खत्म होगी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो एक भरोसा और विश्वास दिलाया लोगों को, और लोगों ने विश्वास किया। उनका धन्यवाद इस बात के लिए। वोट में कितना कन्वर्ट होगा अलग बातें हैं, क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी, हमारे लगता हुआ पंजाब है भाई, वहां एक कानून और बना दिया वहां की राज्य सरकार ने, 3 साल की सजा होगी अगर उससे कम रेट में कोई खरीदेगा। अरे भाई मंडी कितने दिन रहती है, उसके बाद कौन खरीदेगा उसको? ये बड़ी चिंता का विषय है। 2 फसलें उन्होंने, धान और गेहूं। हम तो कह रहे हैं 10 फसलें करो हरियाणा की तरह, बाजरा भी खरीदीजिए, मक्का भी खरीदिए, कपास भी खरीदिए, और अब तो नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा मूंगफली का भी हमने वायदा कर दिया है। अब मूंगफली भी हम, खासकर ये नरम मिट्टी में इधर दक्षिण हरियाणा में होती है, बाजरे के साथ यहाँ के किसानों को और भला होगा जब मूंगफली पैदा होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों ने इस बात को समझा, वाकई सरकार पेमेंट डायरेक्ट लो इनडायरेक्ट लो, दोनों आपके पास प्रावधान है, और वो हमने दी है पेमेंट, समय पर पैसा दिया है। पिछली फसल जो कोरोना में कोई सोच नहीं सकता था, इस बात की सबने बढ़ाई की है। हम तो विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं, उसमें बढ़ाई की है विपक्ष ने, ज्यादा मंडियां हमने बनाई, उन्होंने कई अच्छा काम किया है। फसल हमने खरीदने का काम किया, आड़ती के थ्रू कोई लेना चाहो पेमेंट आड़ती के थ्रू लो, किसान डायरेक्ट लेना चाहो डायरेक्ट लेना चाहो। आपको ध्यान होगा, मेरे को एक ध्यान होगा, दुष्यंत जी ने जब पहली बार एक बयान दिया था हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देंगे, काले झंडे दिखाए थे कि नहीं 1 साल पहले, बिल्कुल यही काले झंडे दिखाने का काम किया। आज वो सार्थक हो रही चीजें, सार्थक हो रही है, तो किसान खुश है, किसान खुश है। बस बात यह है, हम उनको समझा पाने में पहले उतने नहीं समझा पाए। ये बार बार आपके चैनल पर हम कहे क्यों किसान नाराज है, हमने क्या कहा, हम किसान को नहीं समझा पा रहे। जहां महीना 1 हो जाएगा फसल को खरीदते खरीदते किसान की समझ में आ जाएगी। कल तो दुष्यंत जी ने एक और बड़ी बात कह दी, भाई कोई किसान एक आदि बताओ किसी ने 1 रात से ज्यादा किसी मंडी में काटी हो, 1 रात से ज्यादा किसी किसान ने मंडी में नहीं काटी। हम तो वायदा करें एक रात भी आपने नहीं काटी होगी, फिर भी उन्होंने एक बात और आगे बढ़ा के कही, 1 रात से ज्यादा अगर किसी ने मंडी में किसान ने काटी हो तो जरूर शिकायत कीजिए, वो हमारा सिस्टम फेलियर है, हम उसको भी ठीक करना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल साफ दिल से एक बात कहना चाहते हैं, कोई कमियां हमें बताए, विपक्ष भी बताए, आप लोग भी बताएं, कमियां हम करेंगे। कौशिक साहब, कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ लिया सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, कि अगर कांग्रेस यहाँ पर वोट अपील करेगी तो ताजा जो करंट मुद्दा है वो कृषि कानून है, जिसे लेकर कांग्रेस मुखर रही। एक बात जो सीएम साहब की तरफ से भी कही गई, उन्होंने भी ये बात कही कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी हटेगी, और उसके बाद से ही हवा का रुख जैसे कि पलटने सा लगा। ओपिनियन पोल का जिक्र मैंने किया, गलत नहीं था, तब तक जो ग्राउंड की जो हकीकत रही वो हम ओपिनियन पोल में लेकर आए बहुत पारदर्शी तरीके से, लेकिन हवा का रुख अब वहां पर बदल रहा है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? सीएम ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी है, क्या कांग्रेस के लिए आफत दिख रही है? देखिए, सीएम साहब ने ये बोल दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या दुष्यंत जी ये कहते हैं कि जिस दिन एमएसपी नहीं मिलेगी उस दिन मैं एक्शन लूंगा, मे बी वो रेजिग्नेशन तक जा सकता है। मैं अभी ये इतनी जल्दी या इतना आसानी से एकदम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मैं भी देख रहा हूँ किसान की जवाब तो कांग्रेस को मिला है ना, मतलब कांग्रेस का जो सबसे मजबूत हथियार था यहाँ पर बात रखने के लिए, उसे कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया सरकार। हाँ, उसको ब्लंट किया है इन्होंने, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस बात पे कितना विश्वास जनता करती है
इस पे क्योंकि जो ये वादा इनका नहीं है, दुष्यंत जी का या मनोहर लाल खट्टर जी का नहीं है, ये वादा ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी हो रहा है। पर मोदी जी के वादे तो सब जानते हैं कि वादा उनसे जो मर्जी करा लो, वो क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। तो मोदी जी की वजह से अगर इतना इजी है, ये खड़े होकर क्यों नहीं कह सकते ये कि हम 1 साल के अंदर या नेक्स्ट जब भी कभी सेशन बैठेगा हम वहां से पार्लियामेंट से आपके लिए एमएसपी का वो बिल पास करा देंगे। नहीं कह पा रहे का मतलब यही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई झोल है, और जब तक ये झोल रहेगा लोगों के दिमाग में कहीं ना कुछ ये चलता रहेगा। और इसीलिए मैंने ये कहा है आपको कि परसों की वोटिंग के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैं लोगों को देखता रहा हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जैसे 10,000 की भीड़ है, उसमें से 4,000 लोग इस भीड़ में भी हैं और 4,000 लोग उस भीड़ में भी हैं, दोनों भीड़ में होते हैं, दोनों नारे लगा रहे होते हैं, दोनों खुश हो रहे होते हैं। एंड मुझे अफसोस है इस चीज का मैं बताते हुए कि काफी सारे लोग पेड होते हैं, उनको चाहे कुछ भी मिलता हो, पैसे की फॉर्म में मिलता हो, खाने की फॉर्म में मिलता हो, शराब की फॉर्म में मिलता रहा है। ठीक है, अभी इस चुनाव में ऐसी कोई बात उभर के आई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत होता रहा है। अच्छा, जहां जाएंगे वहां जोश भी पूरा नजर आएगा, ठीक है, और जहां बोलेंगे वहां खड़े होकर बोलेंगे भी। और हरियाणा का आदमी तो सीधी बात करता है, जब बोलने लगता है तो उससे बड़ा बोलने वाला कोई है नहीं, और वो ठोक के बोलता है भाई जितावांगे तो इससे न चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बात अच्छी है हरियाणा के लोगों की। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी की बात पे या दुष्यंत जी की बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये उनके हाथ का ही मामला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो अब ये तो अब जैसे ये बात करते हैं 70 साल के आसपास तो मनोहर लाल जी हो गए, ये 5 साल तो राज करेंगे ही करेंगे, उसके बाद कहां पे राजनीति छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये तो बात जो ना, ठीक है, इन्होंने ब्लंट कर दिया है उस मुद्दे को, लोग कितना मानेंगे ये मुझे नहीं मालूम अभी। लेकिन लगातार हम एमएसपी पर देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी धनखड़ साहब भी बात कह रहे हैं, डिप्टी सीएम को भी हमने एमएसपी पर बहुत सुना, जिस तरह से ओपी धनखड़ ने भी अपनी बात रखी। जब उनसे कहा गया कि आप तो किसानों के हक में आवाज उठाते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी की अगर लिखित गारंटी हमने दे दी तो ये किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उससे ज्यादा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं रह जाएगी। एक डेफिनेशन जो सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर दी जा रही है सर, हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में केवल एमएसपी ही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत कुछ है, शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए और हो भी रही है। लोग किस तरफ भरोसा करेंगे ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा जब वोट दिए जाएंगे। खैर, ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर पहले से भी कुछ लिखित था नहीं, तो फिर अभी लिखित में क्यों चाहिए, क्यों इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? मैं अभी एक तो मुझे एक चीज की पहली बार मैं खुशी जाहिर करता हूं कि इस चुनाव में मुद्दे उठ रहे हैं। किसान का मुद्दा वाकई मुद्दा बना है, हम उठा देंगे, नहीं उठेंगे। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप तो उठाते ही रहे हैं। हाँ। आपने तो सारे ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, जो लोगों ने नहीं उठाए, जो लोगों ने दबाने की कोशिश की, जो छिपाने की कोशिश की, आपने सारे उठाए हैं। उसके लिए आप धन्यवाद का पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी जैसे भाई धनखड़ ने बोला, वो 99% बिल्कुल ठीक निकलते हैं, बल्कि नेशनल चैनल बदल देते हैं। आपके वो देख के रिजल्ट्स वो अपने बदलते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के मामले में आपसे ऊपर कोई नहीं है। मैं इस बात का बड़ा मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं ऐसे चैनल पे बैठता हूं और आता हूं। इसके बाद की जो अब बातें, जैसे आपने स्कूल की बात कर दी, पानी की बात कर दी, और स्वास्थ्य की बातें होंगी, ये बहुत अच्छी बात है हरियाणा के लिए। और मैं एक चीज जानता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि हरियाणा में वो सामर्थ्य है कि हरियाणा कहीं तक भी कितना भी आगे पहुंच सकता है, और वो होगा धीरे धीरे। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पे मैं ये जानता हूं कि हरियाणा बहुत ऊपर जा सकता है। नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा। और मतलब क्षमता है ना इसमें, मतलब कृषि की क्षमता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बाद आईटी हब बना हुआ है। अब आपको यकीन होगा, पता नहीं आपके पास शायद रिपोर्ट्स अगर हो, तो जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन गए हैं इंटरनेशनल लेवल के, लोग बाहर से इलाज करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो वो जब हम इतनी जगह हम डेवलप कर चुके हैं, तो मेरा मानना थोड़ा सा है कि ये चुनाव, अगर मुझे अच्छा लगता है कि एक चुनाव महेंद्रगढ़ की तरफ भी अगर हो जाता तो वहां के लोग भी जागरूक हो जाते। और महेंद्रगढ़ का जो साइड है, महेंद्रगढ़ भिवानी वगैरह, ये जगह, ये पॉकेट एक ऐसी रह गई है जिसको मैं अभी डेवलप नहीं मानता हूं। अगर वहां पे भी एक मारुति जैसी कंपनी आ जाए या कोई एक बड़ा काम हो जाए, तो पूरा
का पूरा हरियाणा डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज और हरियाणा में कहीं कोई कमी है नहीं, सिर्फ पानी की थोड़ी सी समस्या है जो कि SYL के लिए। लेकिन बड़ौदा में समस्याएं तमाम है, जिसे लेकर आज धनखड़ साहब, सीएम साहब को भी हम सुने, वो ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे पिछले विधायक थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने वहां की समस्याओं को कभी सरकार के सामने रखा ही नहीं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने अनसुना कर दिया। अनामिका जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पिछले 10-12 दिन से एक बात रख रहे हैं, भाई कोई भी चीज रिकॉर्ड में है। स्वर्गीय हुड्डा साहब ने कोई बात ऐसी रिकॉर्ड पर नहीं है कि भाई उन्होंने कोई मांग रखी हो, वो बात तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हो, आप रिकॉर्ड पर हमारा आप दे सकते हैं। योगेश जी ने एक बात रखी दक्षिण हरियाणा की, मैं उस पर थोड़ा सा करना चाहूंगा। अनामिका जी, हैरानी होती इस बात की, आज हरियाणा में ऐसा समय आना चाहिए था, टैक्स भी शायद हमें नहीं देना पड़ता, KMP अगर समय से 5 साल पहले हो जाता तैयार, तो इतनी इंडस्ट्रियां यहाँ आनी थी। और दक्षिण हरियाणा में उसमें सबसे ज्यादा फला दक्षिण हरियाणा का NCR का होना था। बजट भी नहीं बढ़ता उसको बनाने। आप ये मान के चलाओ, नहीं मान लिया बजट हमें मिलता तो हमें पैसा बहुत मिल जाता उतारने के लिए, इतनी इंडस्ट्रियां यहाँ आ जाती, सेक्टर इतने ज्यादा आ जाते, पर हुड्डा साहब ने अपने जानने वालों को उनका ठेका देकर रोड का इतना डिले कर दिया, वो मतलब बहुत देर हो गई उसमें। फिर मंदा आ गया, दुनिया में ही मंदा आ गया। हरियाणा भारत की बात नहीं कर, हम दुनिया में मंदा आ गया। एक समय था, बड़ा पीक का टाइम था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जमीन इनेलो की सरकार थी, 2004 में KMP की जमीनें एक्वायर होनी शुरू हो गई थी। एक रख दिया गया था पत्थर, ताकि ये चौधरी देवीलाल के नाम से मार्ग बनेगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई तकलीफ रही होगी, मैं कह रहा हूं तकलीफ वो अलग थी, नाम बदल सकते थे, हरियाणा का भला उन्होंने करना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपका ओपिनियन पोल आया, हमें बड़ी ताकत दी उसने। ताकत ये दी, तकरीबन हम 15,000 के आसपास पीछे चल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस दिन भी आपके चैनल पर कह के गया था, मैं आपको ये कह के गया था कि इससे हम सीख लेके जा रहे हैं, हम इतने वाकई पीछे। धुआंधार प्रचार, मैं फिर धुआंधार प्रचार उसके बाद से हुआ है। नहीं, मैंने आपको कही थी, याद हो तो आपको बार बार एक बात कही थी, इससे हम सीख के जा रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे इस बात का। हम वाकई 15,000 वोट पीछे थे, इसमें कोई शक नहीं था। अगर आपके चैनल ने इस तरह का ओपिनियन, मेरे को जींद का ओपिनियन पोल अच्छी तरह याद है, 2 बार पोल आया था, मैं दोनों बार वहीं था। विधानसभा चुनाव में भी 75 पार नहीं, हम ही ने कहा, मैं यहीं बैठा था। तो मैं मतलब खुश हूं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार इस बात से खुश है कि हम वाकई पीछे चल रहे थे और हमने और मेहनत की। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी होती है मेरे को, आपका ओपिनियन पोल आएगा शायद रिजल्ट से पहले, और मेरे ओपिनियन पोल के आसपास ही होगा। आज हम 15,000 के को पार के 15,000 आगे जाने का काम कर रहे हैं, और हमें पहुंचने की उम्मीद है, हम वहां पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा फासला आपके सहयोग के बिना हम शायद नहीं कर पाते। हो सकता मैं सरकार के थोड़ा सा ये रहते, सरकार हमारी, शायद हम जीत ही जाएंगे। हम अलर्ट हुए और हमने काम किया। जननायक जनता पार्टी, और मैं तो हैरान हूं, मेरे मित्र आज विपक्ष वाले नहीं आए अभी तक, आएंगे। वो एक बात कहते थे कि बीजेपी तो जननायक जनता पार्टी को हराने पर लगी, और ये उनको हराने पर, ये उनको हराने पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कौशिक जी ने बताया, कांग्रेस में ये जरूर एक चल रही है। आज डिप्टी CM साहब ने भी कही, रणदीप सुरजेवाला चाबीर गाड़ी लेके चले गए स्टेयरिंग के साथ, और हुड्डा साहब को छोड़ गए, और ये चाबीर ये खुशी जाएगी इनकी अगर सीट भी हार गए तो, और ये सच्चाई है। नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि शैलजा की गद्दी छिन जाएगी। हाँ, भूपेंद्र सिंह नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी की भी बड़ी तबीयत, वो तो हालत खराब है। खराब इसलिए है, आप ये देखिए, लोकसभा का चुनाव रोहतक का, जब से वो मुख्यमंत्री हटे हैं, उनके बाद पहली बार उनके बेटे वहां से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री थे जब तक जीतते रहे, मुख्यमंत्री हटने के बाद वो हार गए, खुद सोनीपत से हार गए। और मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को बड़ी खुशी होती है, सोनीपत में हम जो है खरखोदा सीट जीतते रह गए, 1400-1500 वोटों मात्र वोटों के चुनाव से आ रहे थे। झज्जर की सीट हम बड़े जीतते रह गए। तो हमने जमीन पर मेहनत की है, लोगों ने हम पे विश्वास किया। बिल्कुल, और ये मेहनत कितना रंग लेकर आएगी 3 तारीख को पता चलेगा। मेरे बड़े भाई कौशिक जैसे एनालिसिस जिसको कहते हैं, जो बात अंदर से निकाल के लेते हैं, हम पे भविष्य है। दुष्यंत जी की उम्र बहुत बड़ी है, अभी बहुत लंबी पॉलिटिक्स है, और हम ग्राउंड की वो करेंगे। मैं आपको वायदा ग्राउंड की बातें और भी करेंगे। बड़ौदा चुनाव की एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे, और बड़ौदा को फतेह करने का जो मनोहर प्लान है उस पर हम एक बार फिर बड़ौदा उपचुनाव पर इस रण को जीतने के लिए जिस तरह से धुआंधार हम प्रचार देख रहे हैं, CM और डिप्टी CM की तरफ से लौट कर आ रहे हैं। दलबीर धनखड़, आपके साथ हम एक बार लौटना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ सुना हमने आज डिप्टी CM को बोलते हुए, जिस तरह से वो वोट अपील कर रहे थे साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए। वोट अपील उन्होंने की, लेकिन जो हमलावर
पक्ष रहा उनका कांग्रेस को लेकर, ऐसा लग रहा था पूरे फॉर्म में आए हैं और कांग्रेस को पटखनी देने की पूरी ताकत रखते हैं। अनामिका जी, कांग्रेस ने ये शुरुआत की थी, याद हो तो आपको, जब मैदान खाली था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जगह जगह घूम रहे थे, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बार थोड़ा सा शुरू किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र जी एक ही बात कह रहे थे कि भाई ये लोग सरकार अब गांव में नहीं घुस सकती, क्योंकि आप सबको पता है किसानों के बिलों के अगेंस्ट कांग्रेस ने अपने आप को तैयार कर रखा था। हमने क्या वायदा किया था जनता से, किसानों से, एक ही तो बात की थी, अकाप की मंडी बनी रहेगी, फसल खरीदी जाएगी। फिर हम कह रहे हैं अकाप के पास लगातार 2 सरकारें हैं हमारे पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान की भी है, पंजाब की सरकार है कांग्रेस की। कभी बाजरा वहां भी खरीदवा दो 2150 रुपए, नहीं खरीद सकते, बातें करते हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी ने एक ही बात रखी है, अगर कोई भला किसानों का कर सकता है तो सरकार में हम कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं आपका भला, कोई दिक्कत कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी होता हमें बताइए। किसी ने तो नहीं कही थी ना मूंगफली को भी आप एमएसपी पर खरीदिए, सरकार ने कोशिश की। मक्की को मत बोइए आप, 7000 रुपए आपको एकड़ के हिसाब से मिलेंगे, मेरी विरासत मेरा पानी बचाइए। इस पृथ्वी पे पानी रहेगा तो आने वाली जनरेशनों को काम आएगा। सरकार ने इतना सोचा जी। मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बातें हैं जिसमें 75% नौकरियों का हमारा सबसे बड़ा वायदा था मैडम, सबको पता है। आने वाले 5 तारीख को विधानसभा में वो बिल पास होने जा रहा है, बिल बनने जा रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगा। और सरकार उसके साथ साथ तैयार है। हम बच्चों को तैयार कैसे करेंगे, वो भी तैयारी सरकार ने कर दी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में कार्यशाला लगा के, ट्रेनिंग लगा के, और इंस्टीट्यूट नए हम करके वो प्लानिंग अगले 4 साल की भी तैयार कर रखी। नई इंडस्ट्री आएंगे, वो नए बच्चे भर्ती होंगे, नई इंडस्ट्रियां। अब आप देखिए नई इंडस्ट्री हरियाणा की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। किस लिए किया है? यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे, भरपूर यहाँ जवान है, पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं। बेरोजगारी आज वाकई ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना के बाद यहाँ बेरोजगारी हिंदुस्तान में, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। परंतु यही बेरोजगारी आप देखिए, आबादी और बेरोजगारी हमारा हथियार बनेगा। जैसे चाइना ने अपनी आबादी के हिसाब से वहां इंडस्ट्रियां लेके आई दुनिया से, इसी तरह हरियाणा और भारत में आप देखना आने वाले समय में इंडस्ट्री आएंगे। हरियाणा सबकी ख्वाहिश है, इच्छा है। अगर हरियाणा में जैसे केएमपी में कह रहा हूं 5 साल डिले हो गया, अगर यही केएमपी 5 साल पहले बन जाता, या इंडस्ट्रियों की कमी नहीं होती, हरियाणा में आज एक भी टैक्स का रुपया नहीं होता किसी जनता के। किसी बड़ौदा के लिए क्या? बड़ौदा के लिए यही बातें हैं मैडम। मैं फिर कहता हूं, लोगों को एक विश्वास हमने दिला दिया है। आने वाले 4 साल आप सरकार आपके साथ है, आप विधायक जिताए, आपके साथ काम करेंगे। और 1 साल का हमने लेखा देखा दिया है, जिसमें कई भी 5-6 महीने हमारे कोरोना जैसी महामारी के लिए निकल गए, फिर भी हमें जो समय मिला हमने बड़ौदा की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, सबके लिए बराबर करने का काम किया। आपको ध्यान होगा पहली बार हरियाणा में 5 करोड़ हर विधायक, वो कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो या भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का हमने सबसे पहला बिल यही पास किया। आप खर्चा कर सकते हैं, आप अपनी मांग रखिए, 5 करोड़ रुपए खर्च कीजिए। ये हरियाणा ही पहला देश का राज्य है जिसमें ऐसी परंपरा शुरू की गई है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, ना किसानों को दिक्कत होगी, ना नौजवानों को दिक्कत होगी, किसी को कोई परेशानी। पीने का पानी, शिक्षा, उस पर हम काम कर रहे हैं। रोड अच्छे बनाने जा रहे हैं, सारे काम वहां अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी आएगी, IMT वहां आ गई है, मतलब तैयार कर दी सरकार ने। IMT लगेगी वहां, तो वहां इंडस्ट्रियां लगेगी तो बेरोजगारी कम होगी, तो बच्चों को मतलब काम मिलेगा, सबको पता है। तो इसलिए लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैं कह रहा हूं, शुरू में आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, हमारे पैर उखड़े हुए थे, कोई नहीं, हम बच्चों को भी समझाने में, नौजवानों को भी समझाने में हो रहे हैं, कामयाब रहे। और आज की और 2-3 दिन की अगर हम बातें करें तो आप देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम साहब जहां गए हैं, भरपूर लोगों ने साथ दिया है, और किसान भाई खूब वहां खड़े मिले। बिल्कुल। और क्या कहा उन्होंने अपने इस धुआंधार चुनाव प्रचार में? आइए एक एक करके सुनवाते हैं जरा, सीएम और डिप्टी सीएम को सुने। दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, चरित्र होता है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के नाते से व्यक्ति आगे बढ़े, गुणों के नाते से आगे बढ़े, ये हमारी विचारधारा है। ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है।
आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में ये बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था, विदेशों के अंग्रेजों की धरती के ऊपर जाकर के और मेडल जीता था। एक निष्ठावान साथी आपके बीच में उतारा और गठबंधन की ओर से एक ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के लिए गौरव एक बार नहीं कई बार विदेशों की धरती पर लेकर आए। आप उस गौरव को अपनी आवाज बनाकर विधानसभा तक भेजने का काम है। मैं तो यही आशा और उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख को ऊपरवाले का नाम लेकर अपना एक एक वोट भाई योगेश्वर के पक्ष पर कमल का बटन दबाकर आप देने का काम करें और एक ऐतिहासिक जीत के साथ आज हमारे गठबंधन को विधानसभा में ताकत। कांग्रेस के पहले भी 31 थे, श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज 30 हो गए, 31 कर दोगे तो भी राज नहीं बनेगा। कई लोग हैं जो एक के अंदर एक जोड़ के राज बनाना चाह रहे, मगर आज 57 को 58 करोगे तो जरूर आपके इस गठबंधन की ताकत को 4 साल तक और मजबूती देगा। मैं तो यही आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज एक एक साथी की जिम्मेवारी कि दिन रात एक कर मेहनत कर अपने बेटे को, अपने भाई को ऐतिहासिक बहुमत से जिताने का आप काम करो। कि उम्मीदवार तो आज हारा है, मगर रातों रात फिर उम्मीदवार बदला क्यों? इसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुड्डा जी तो कहते हैं चाबी मेरे पास गाड़ी, मगर जब उन गाड़ी की चाबी बात करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसको देके सोनिया ने बिहार भेज दिया? रणदीप। टिकट रात को किसने बदली? शैलजा ने। तो आज तो ये हालत है और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जो लोग ताकत की बात करते हैं इस उपचुनाव के बाद शायद वो चाबी भी और वो गद्दी भी सारी सोनिया गांधी जी उनके हाथ से छीनने का काम। अपने सीएम और डिप्टी सीएम को कौशिक साहब। बिल्कुल, सीएम साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जिस चीज के वो खुद मास्टर हैं उस चीज का इल्जाम वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि जात पात इन पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, जबकि कास्ट कम्बिनेशन के मास्टर ये खुद हैं। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट ये बात तो हुड्डा साहब ने भी कही है। पार्लियामेंट का जो चुनाव इन्होंने हराया उनको, हाँ। वो जात पात का कम्बिनेशन ही था। अच्छा। करनाल का जो चुनाव वो जीते हैं वो जात पात का कम्बिनेशन था। पर ये हर राजनीतिक उसको दल को अधिकार है अपना, भाई ठीक है, जहां से जो चाहे वो कर ले। अब आज की जो डिबेट है मुझे थोड़ा सा अटपटा सा भी लग रहा है कि ना कांग्रेस का कोई पक्ष रखने वाला है, ना इनेलो का है, ना बीजेपी का है। तो अगर वो भी नहीं, हमने बहुत कोशिश की जुड़ने की, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने पहले तो कहा कि हम आ रहे हैं, अभी डिबेट के सेकेंड हाफ तक हमने वेट किया, लेकिन अभी शायद व्यस्तता के कारण वो पहुंच नहीं पाए। अगर वो इतने व्यस्त हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आखिरी चांस खो दिया है। बीजेपी जेजेपी ने शायद ज्यादा टक्कर दे दी, तो वो सोच रहे हैं कि अब शायद एक ही दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, शोर थम जाए उससे पहले उनको रिकवर भी करना है। मुझे ऐसा लगता है कहाँ प्रवक्ता कहाँ ग्राउंड पे होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इतने बड़े प्रवक्ता नहीं है कि वहां पे बैठ के और टीवी को इंटरव्यू दे रहे हों, औरों को बता रहे हों, वो सब फजूल की चीजें हैं। वो नहीं आए, ये उनकी गलती है, उनकी बेवकूफी है। उन्होंने अपना आखिरी मौका जो यहाँ मिल सकता था जनता को समझाने के लिए वो खो दिया है। और मैं मान के चल रहा हूं कि दलबीर धनखड़ उन पे आज 19 से 20 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 5 से 20 पड़े हैं, क्योंकि आगे सामने वाला पहलवान है ही नहीं।
तो इन्होंने ये जनता को समझा दिया है जो ये समझाना चाहते थे, और वो लोग नहीं है तो डेफिनेटली कि उनका पक्ष 0 हो गया है। ठीक है, और तो जनता भी यही मान के चलेगी कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा अगर उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो। नहीं आने का मतलब मैं यही मान के चलता हूं। अब कहानी यहां पे आके अटकती है कि जो ये हो रही है इनमें बातचीत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन फिर बात आगे आके आती है कि भाई दलवीर ने भी कहा था कि वोट कन्वर्जन कितना होता है इसमें। वोट कन्वर्जन जो है वो अल्टीमेटली आखिरी दिन तक ये बातें चलेंगी। अभी जो 2 दिन साइलेंट दिन हैं, उन साइलेंट डेज में क्या क्या होता है ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कैमरे पे कुछ पकड़ें। ये साइलेंट वर्ड बहुत घूम रहा है सर बड़ौदा उपचुनाव में। अब देखिए, साइलेंट वोटर, साइलेंट डे, साइलेंट काम, साइलेंट सोच, ये बहुत चल रहा है। अभी ये बीजेपी जेजेपी के लिए कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर हैं, यही जो है कि रुख को बदलता हुआ दिखा रहा है, नहीं तो पहले ग्राउंड की बात कुछ और थी। मैंने आपको ये बात कही थी, साइलेंट वोटर या वो कौन है, क्योंकि जेजेपी के पास 33,000 वोट आई थी, ये कम नहीं है। ये लगभग 1, 2, 3 नंबर कहने के लिए हैं, बट लगभग 1 नंबर पे ही काउंट कर सकते हैं आप इन सबको। कैंडिडेट अगर इनका रहा होता तो फिर बात कुछ और रही होती, तो पर उनको छोड़ देते हैं, जो नहीं है वो अब यहीं पे रखते हैं। ये 33,000 क्या कहां शिफ्ट करेगा, इनमें से मैं 5,000, 6,000, 7,000 तो इनके डेड सपोर्टर मान के चलता हूं कि दुष्यंत जी नहीं जाते तो भी वो उनको डालते ही डालते, कुछ भी होता। ठीक है, अब एक्स्ट्रा तो ये कुछ लेके नहीं आ सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं है। जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। 2,500 इनेलो का था, वो भी मुझे लगता है इंटैक्ट उनका होगा, वो नहीं आ सकता। और वो एक चुनाव और लड़ रहे हैं, अपने सैनी साहब लड़ रहे हैं, उनका आपने दिखाया था वो 1,500-2 हजार शायद। उससे एक सवाल मैंने आपसे कौशिक साहब पूछा था कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं, आपने कहा अगर आप मुझसे स्पष्ट कहलवाना चाहेंगे तो मैं वो भी बोल दूंगा। अच्छा, उसमें भी मुझे कुछ कह नहीं दीजिए। तो मैं स्पष्ट ये जानता हूं, आज के दिन जो अभी तक का माहौल नजर आ रहा है मुझे बीजेपी जो है आज के दिन 20 नजर आ रही है कांग्रेस पे। उसके कई रीजन है, अगर आप चाहोगे तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके अलावा जो ये 2-3 दिन हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये डोर टू डोर कंपेनिंग होती है, घर कोई नहीं बैठता है। डोर टू डोर डिलीवरी होती है, डोर टू डोर कंपेनिंग होती है। अलाउड है वो, नहीं अलाउड है, हाँ, लेकिन जो अलाउड नहीं है वो भी होता है। ठीक है ना, मैं वो भी बता देना मैंने में आ जाएंगे अगर ऐसा नहीं, ये मैं तो बोल दूंगा, वो अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी करेगा। आचार संहिता का उल्लंघन तो वो तो होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। आचार संहिता को कौन मानता है? ये कहते थे कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का किला है, आज वो विश्लेषक भी, कौशिक साहब भी ये कह रहे हैं कि 20 जरूर नजर आ रही है आज के डेट में, आज की तारीख में यहाँ पर बीजेपी। कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी आपने। चलो, बहुत शुक्रिया आप दोनों का पैनल में शामिल होने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत इंतजार हमने आज कांग्रेस का किया, लेकिन कांग्रेस से कोई पहुंचा नहीं। बहरहाल ठीक है, व्यस्त होंगे चुनावी प्रचार में, एक ही दिन का वक्त बचा। यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।